हमने बेटा आई गेस ये देख लिया था कि कितने प्रोसेसेस है। अब हम एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है। यहां प्रोसेस लिख देते हैं। सबसे पहला प्रोसेस कौन सा था? आइसोबैरिक ले ले, आइसोबैरिक प्रोसेस। इसका मीनिंग क्या है? प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट। अरे क्लियर है क्या? प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहां पे n की वैल्यू कितनी थी? n क्या था? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। n इज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। तो यहां पे n की वैल्यू क्या थी बताओ? अगर प्रेशर को कांस्टेंट करना है तो n की वैल्यू को आपको 0 पुट करना पड़ेगा। याद आया नहीं है? आप ये ध्यान में रखो, पीवी रेज टू पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट है। क्लियर? अगर ये है तो आपने n की वैल्यू को 0 पुट कर दिया तो प्रेशर कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब यहां पे बात करते हैं कि रिलेशन क्या हो जाएगा। अगर रिलेशंस की बात की जाए तो प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो आइडियल इक्वेशन की वजह से क्या हो जाएगा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई, ऐसे समझ लो, V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू T1 बाई T2। क्लियर और नॉट? चलो बढ़िया बात है। अब हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे? हम लोग dq की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे dw की वैल्यू और पुट करेंगे। लास्ट में स्पेसिफिक हीट और बता देंगे कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। अच्छा एक बात बताओ, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कितनी होती है? Cp। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए Cv। डन है? सिंपल सिंपल सी बात है। dq की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, dq की वैल्यू निकालनी है आपको एट कांस्टेंट प्रेशर। आप क्या बोलोगे? एन सीपी dt। सिंपल है कि नहीं? आप यहां पे क्या बोल दोगे? एन सीपी dt हो जाएगी वैल्यू इसकी। dw की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमें ये पता है dq इज इक्वल टू du प्लस dw। सही बात है। इसकी वैल्यू क्या होगी? एन सीपी dt। इसकी वैल्यू होती क्या हमेशा? एन सीवी dt। तो dw निकल लेंगे, इसको उधर भेज दो, वैसे भी समझ में आ जाएगा। एन सीपी माइनस सीवी हो जाएगा, ये dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? dw। नहीं समझे? यहां से क्या लिख सकते हो? एन आर dt लिख सकते हो dw को। क्लियर हुआ? सीपी माइनस सीवी आर होता है, या तो ऐसे निकाल लो या फिर आप कहते हो कि सर dw इज इक्वल टू क्या होता है? pdv होता है। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? v फाइनल माइनस, और पी वी क्या होता है? एनआरटी। तो ये हो जाएगा एनआरटी फाइनल माइनस एनआरटी इनिशियल। ऐसे बोल सकते हो। तो इसको क्या लिखोगे लास्ट में? एनआर डी टी। क्लियर है? ये और ये सेम है। तो हम यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, या तो आप लिख लो एन आर डी टी, या फिर लिख लो पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। या तो ये लिख लो और या फिर ये लिख लो। क्लियर हुआ? चलो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं हम। ये हटा देता हूं। सब प्रूफ नहीं है मान, हमने अभी तक जितने डेरिवेशन किए ना उन सब का सार यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड करते हैं। सेकंड प्रोसेस कौन सा था? आइसोकोरिक मान ले में। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम क्या था हमारा? कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एन की वैल्यू कितनी थी भाई? इंफिनिटी। क्लियर है? अगर हमने बोल दिया कि वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट है, इट मींस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अरे पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी लिख लो ना। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से क्या आ जाएगा? आपने प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया किससे? टेम्परेचर से। तो आप क्या लिखोगे? P1 बाई P2 इक्वल्स टू T1 बाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कितनी आ जाएगी उसकी? एन सीवीडीटी होता है कि नहीं होता? नहीं समझे? और dw की वैल्यू तो 0 हो जाती है। अरे क्लियर है क्या? dw इज इक्वल टू pdv होता है। सर वॉल्यूम में कांस्टेंट है तो dv तो 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अब यहाँ पे cp की वैल्यू क्या लिखोगे? सॉरी, स्पेसिफिक हीट कितनी लिखोगे? cv हो जाएगा। क्लियर है? चलो इनमें लाइंस बना देते हैं।
डन है क्या? चलो अगला प्रोसेस कौन सा लिखें? थर्ड, आइसो थर्मल लिख लेते हैं। चलो आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? क्या हुआ? दिख नहीं रहा? फ्रेम में नहीं आ रहा? आ रहा है ना बेटा, ये लो। अब ओके, चलो आइसोथर्मल, आइसोथर्मल T इज इक्वल टू कांस्टेंट है। T इज इक्वल टू कांस्टेंट करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से रिलेशन n की वैल्यू 1। याद करो कल एक डायग्राम बनाया था हमने, यहां से रिलेशन क्या लिखोगे सर? टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आइडियल गैस के लिए क्या हो जाएगा? P1 V1 इक्वल टू, क्लियर है? चलो अब एक बात समझाता हूं, dq इज इक्वल टू dw प्लस du होता है, और हमने बोल दिया टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट है। सही बात है कि नहीं है? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो भैया dt की वैल्यू कितनी है? सही बात है। और du की वैल्यू कितनी होती है? n cvdt। यही फिक्स होता है चाहे कोई सा प्रोसेस हो। तो dt की वैल्यू 0, तो du कितना हो गया? जब ये 0 हो गया तो dq की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? दोनों सेम हो जाएंगे। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां से हो जाएगा dq इज इक्वल टू dw, डायरेक्ट हो जाएगा, और dw की वैल्यू लिख देता हूं यहां पे। दोनों सेम ही आएंगे ना। अब याद करो कि हमने, देखो अपने नोट्स निकाल के देखो, dw की वैल्यू फॉर आइसोथर्मल कितना था? एन आर टी एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। चेक करके देखो तो क्या बन जाएगा ये? एन आर टी एल एन वी फाइनल बाई, और कुछ था, एन आर टी एल एन वी फाइनल की जगह पे अब क्या आ जाएगा? पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। उल्टा हो जाएगा ना बेटा, ये देखो हमने ये लिखा P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो आप ये लिखोगे P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। उल्टा आ रहा है ना, तो वहां पे उल्टा आ जाएगा ये। और NRT को आप क्या लिख सकते हो? P1 V1 लिख दो, और लॉग पड़ा है V फाइनल बाई V इनिशियल। या फिर P1 V1 नहीं लिखना चाहते तो P2 V2 लिख दो। बात एक ही है ना, क्योंकि P1 V1 और P2 V2 दोनों सेम है। तो ये इतने फॉर्मूले याद करने की नीड नहीं है। डन है? चलो बाकी ये हो गया क्लियर, ये हट गया। अगले बात करते हैं। अगला प्रोसेस क्या था? एडियाबेटिक। अच्छा यहाँ पे सीवी की वैल्यू क्या, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कुछ नहीं, देखो सी होता क्या है? अच्छा क्यू की वैल्यू क्या होती है? एम एस डेल्टा टी होती है, नहीं होती है? जब टेम्परेचर ही 0 है तो देखो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम इंटू सी लिख देते हैं। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू बाई एम डेल्टा टी होता था, ये लो यही होता था। यहाँ पे टेम्परेचर ही 0 है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हुई क्या? तो इसकी वैल्यू सी की वैल्यू क्या लिखोगे? इनफाइनाइट। क्लियर और नॉट? चलो क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? फोर्थ प्रोसेस, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस का मीनिंग क्या है कि Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। हीट एड इक्वल टू 0, तो N की वैल्यू को गामा लिखेंगे क्या? नहीं समझे? N की वैल्यू को गामा लिखेंगे। रिलेशन क्या आएगा? PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। याद आया कि नहीं है? अब इसी रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं, T2 बाई T1 P2 बाई P1 पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इक्वल टू V1 बाई V2 गामा माइनस 1। याद आया कि नहीं है? चेक करो रिलेशंस, ये रिलेशन लिखे थे हमने। डन है? आगे बात करते हैं। dq की वैल्यू, dw की वैल्यू, dq की वैल्यू तो 0 है भैया, रिवर्सिबल है, और सॉरी एडियाबेटिक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्लियर है? अब यहां पे बताओ कितना हो जाएगा? वर्क डन बताओ कितना हो जाएगा? वर्क डन आप लिख सकते हो। अच्छा एक और बात बताता हूं,
वर्क डन निकालना है तो देखो dq इज इक्वल टू du प्लस dw होता है, नहीं समझे? समझ गए? तो इस dq को तो जीरो कर दिया, तो आपको dw निकालना है, दैट इज माइनस का du हुआ कि नहीं हुआ? इसको क्या लिख सकते हो, माइनस के du को माइनस का n cv dt, ये लिख सकते हो। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, n cv t इनिशियल माइनस t फाइनल? नहीं समझे? अब एक बात बताओ, cv की वैल्यू क्या होती है, n r अपॉन गामा माइनस वन। याद करो, r अपॉन कितनी होती है, ये प्रूफ किया नहीं किया, नहीं याद है। एक तो एक बात बताओ कि cv की वैल्यू क्या होती है, f बाई टू nrt होती है, नहीं होती? f बाई टू nr होता है, क्लियर? और अपने पास में होता है कि गामा की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस टू बाई एफ होता है नहीं होता? इधर आ गया गामा माइनस वन इक्वल टू टू बाई एफ, उल्टा कर दिया तो f बाई टू की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन गामा माइनस वन। क्लियर था क्या? अब इसकी वैल्यू को उठा के यहां रख दो, तो सीवी की वैल्यू क्या होगी, देखो इसको उठाया यहां पे रख दिया, तो क्या बना, एन आर बाई गामा माइनस वन, एन हटा दो, आर अपॉन गामा माइनस वन, तो हमने लिख दिया आर अपॉन गामा माइनस वन। क्लियर हुआ? और अंदर क्या है, टी इनिशियल माइनस, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक हम ये लिख सकते हैं यहां से, ये तो हटा रहा हूं, सब आता है आपको। अब इसकी जगह लिखा तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, गौर से देखना, हमने लिखा एन आर गामा माइनस वन टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो फाइनल माइनस इनिशियल था, तो हमने यहां पे क्या कर दिया, माइनस लगा दिया, नहीं समझे? समझ गए? तो डी डब्ल्यू की वैल्यू होगी। अब बताओ एन आर टी है, एन आर टी क्या होता है, पीवी होता है, तो एक्चुअली हम इसको क्या लिख सकते हैं, चलो इसको मैं वन और टू लिख दूं, समझ गए? टू फाइनल हो गया, तो एन आर टी वन, तो क्या हो जाएगा, पी वन वी वन, तो इसको लिख दिया हमने पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू डिवाइडेड बाई, बस ये फॉर्मूला हो जाएगा, याद रह जाएगा। ये हो गया तुम्हारा डी डब्ल्यू की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू बताओ, स्पेसिफिक हीट कितनी हो जाएगी, ये निकालनी है तुम्हें। क्लियर है? चलो, एक तो ये चीज होगी तुम्हारी, लास्ट एक प्रोसेस और है जिसको हम क्या लिखते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, फिफ्थ। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो यहां पे क्या होता है, ये जनरल प्रोसेस है, यहां पे कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, मतलब ना तो डी क्यू जीरो है, ना डी यू जीरो है, ना डी डब्ल्यू जीरो है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी एन, कोई भी कांस्टेंट। रिलेशन क्या हो जाएगा, पीवी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू टी टू बाई टी वन पी टू बाई पी वन पावर एन माइनस वन अपॉन एन वी वन बाई वी टू पावर एन माइनस वन। क्लियर है? डीक्यू की वैल्यू क्या होगी बाद में बताऊंगा, वर्क डन की वैल्यू बता दो, वर्क डन को रिलेट कर दो सीधा, यहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा, पी वन वी वन माइनस डिवाइडेड बाई, वेरी गुड, एन माइनस वन। क्लियर और नॉट? अब बचा कौन, एक, दो और तीन, तीन चीजें बच गई। क्लियर है? फटाफट इसको नोट करो, फिर ये तीनों चीजों को डिराइव करवाता हूं। देख लो, यहाँ पे सिंपल सी बात बता देता हूं, एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक है तो डीक्यू कितना, जीरो। जब डीक्यू जीरो हो गया तो सीवी की वैल्यू और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये तो सिंपल सी बात थी। इसके लिए लिख लो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी सी की वैल्यू हो जाएगी सीवी इंटू गामा माइनस एन अपॉन एन माइनस वन। ठीक है? और इसके लिए क्या लिखते हो, डीक्यू इज इक्वल टू, डीक्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी डी टी होता है, नहीं होता? वैसे यहां पे लिख लो तो डीक्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन पड़ा है, एन को तो वन मोल के लिए लिख लेते हैं, तो सी डी टी होता है, उसके लिए क्या लिखोगे, सीवी इंटू गामा माइनस एन अपॉन एन माइनस वन इंटू डी टी। जहां तक है नहीं पूछेगा, 99% नहीं पूछेगा। इसकी वैल्यू समझ में आई क्या, डीक्यू को क्यों जीरो किया है?
क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि सर डी क्यू इज इक्वल टू 0 है, तो ये क्या होता है, एम सी डेल्टा टी। जब आपको सी की वैल्यू निकालनी हो तो 0 ही होगी ना, बस ये ध्यान रखना। जब डी क्यू 0 है तो सी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। डन है, फटाफट इसको नोट कर लो। फिर हम करते हैं फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन केस करने के बाद में हम डायरेक्टली करेंगे क्वेश्चंस, और क्वेश्चन करने के बाद में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिनिश। डन करो। बस कितनी बातें करोगे। अब बात करते हैं हम फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन एक ऐसा प्रोसेस बना देते हैं, मान लो हमारे पास में एक ऐसा कोई एडियाबेटिक वॉल का, ऐसे मान लो इस वॉल को बोल दिया एडियाबेटिक सिस्टम, मतलब डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसमें से एक ओपनिंग कर दी यहां पे, ठीक है, एक स्टॉप वॉल लगा दिया, ये भी एडियाबेटिक कर दो, मतलब यहां पे भी डी क्यू कितना हो जाएगा, 0। मान लो यहां पे गैस है, भरी हुई है, ठीक है, और ये वैक्यूम है, खाली पड़ा है, ठीक है। जैसे ही हम स्टॉप वॉल को हटाएंगे ये गैस इधर जाएगी। इस गैस को इधर जाने के लिए कोई काम करना पड़ेगा क्या, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे दूसरी गैस होती तो वो दूसरी गैस यहाँ पे या तो मिक्स होने की कोशिश करती, और या फिर इस गैस को बोलती, धक्का देती कि मत आओ यहाँ पे। नहीं समझे। अरे भाई गेट का रूम मतलब पूरा रूम का गेट खुला हुआ है, और यहाँ पे कोई क्लास के अंदर स्टूडेंट ही नहीं है, तो तुम आराम से आ जाओगे ना, तुम्हें रोकने वाला कोई है क्या, नहीं है। अब हम सब लोग बैठे हैं यहाँ पे और मैं यहाँ खड़ा हूं, अब कोई स्टूडेंट आएगा तो मैं क्या करूंगा, उसको रजिस्ट करूंगा ना, अंदर आने से मना करूंगा ना, नहीं समझे। अंदर आने से मना करूंगा तो वो मेरे अगर अगेंस्ट जा के अंदर आएगा तो इट मींस उसने कुछ ना कुछ वर्क डन किया है, नहीं समझे। उसने वर्क डन किया है ना, तो वो वर्क डन गिना जाएगा। बट यहां पे तो कोई वर्क डन ही नहीं हुआ, क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं नथिंग अगेंस्ट एक्सपांशन। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दूसरा हमने ले रखा है कि एडियाबेटिक सिस्टम है पूरा, वॉल एडियाबेटिक है, ये भी एडियाबेटिक है, इधर एक्सपांशन हो रहा है वो भी एडियाबेटिक है, तो डी क्यू की वैल्यू भी कितनी होगी भाई, 0। यहां से हम लगा लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी क्यू को आपने 0 कर दिया बिकॉज फ्री एक्सपांशन, डी डब्ल्यू को 0 कर दिया बिकॉज ऑफ फ्री एक्सपांशन, तो डी यू की वैल्यू अपने आप में कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और डी यू को क्या लिखते हो, एम सीवी डी टी या एन सीवी डी टी इक्वल टू 0। तो डी टी की वैल्यू, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं यहां पे टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, हुआ कि नहीं हुआ, नहीं समझे। डी क्यू 0 किसी के अगेंस्ट काम नहीं करे तो डी डब्ल्यू 0, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डी यू 0, तो यू कांस्टेंट,
यू कांस्टेंट हो गया ना, जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब नाम क्या है इसका, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू हम अगर काम करवाएंगे तो वो वर्क डन नहीं देगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वो वर्क डन नहीं देगा। कैसे? अभी अभी किया था। आइसोथर्मल के लिए डीडब्ल्यू की वैल्यू कितनी थी? आइसोथर्मल के लिए डीडब्ल्यू की वैल्यू कितनी थी? P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1, या फिर ऐसे लिख सकते हो nRT इनिशियल माइनस P फाइनल डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तुम कह रहे हो टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, डी जीरो कभी तभी होगा जब dt जीरो होगा, तो dt की वैल्यू जीरो तुमने जैसे ही पुट की तो dt वैल्यू पुट करते ही तुम्हारा dw कितना हो गया? जीरो। तो मतलब आइसोथर्मल वर्क डन हम कर ही नहीं पाएंगे। क्लियर और नॉट? आइसोथर्मल वर्क नहीं कर पाएंगे तो आपने एक प्रोसेस देखा होगा, हमने ये प्रोसेस बनाए थे, यहां पे n था 0, ये n था 1, ये n था गामा और ये था n और ये n था इनफाइनाइट। ये आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्क डन दे ही नहीं रहा। ये वर्क डन हम करवा सकते हैं आइसोबेरिक, तो एक्सपांशन कराओगे और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ये पॉसिबल है क्या? जैसे आप किसी को कंप्रेस करते हो तो प्रेशर उसका बढ़ेगा ना, सिंपल सी बात है। और अगर आप उसको एक्सपेंड करो तो उसका प्रेशर रिलीज होगा। नहीं समझे? उसका प्रेशर रिलीज हो तो प्रेशर कांस्टेंट पे काम नहीं कर रहे, वॉल्यूम कांस्टेंट पे काम नहीं कर रहे, तो इन तीन पे काम करना पड़ेगा। तुम कह रहे हो सर देखो ये एरिया सबसे ज्यादा घेर रहा है तो आप आइसोथर्मल एक्सपांशन करो, तो भैया वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आइसोथर्मल एक्सपांशन हम कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसमें एडियाबेटिकली ऐड करना पड़ रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन या फिर पॉलीट्रोपिक एक्सपांशन ही कर पाते हैं। क्लियर हुआ? दूसरी एक बात ये लिख सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं, एक छोटा सा नोट पॉइंट लिखवा रहा हूं, आइसोथर्मल प्रोसेस इज वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है, और एडियाबेटिक सिस्टम वेरी फास्ट प्रोसेस है ये। समझ में आया? और फ्री एक्सपांशन इन दोनों का मिक्सचर है कि नहीं है? फ्री एक्सपांशन के अंदर हम एडियाबेटिक काम कर रहे हैं, यस, और हम आइसोथर्मल काम कर रहे हैं, यस। तो वेरी फास्ट प्रोसेस और वेरी स्लो प्रोसेस दोनों को कंबाइंड करना पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो फ्री एक्सपांशन एक आइडियल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। क्लियर हुआ? आप यूं भागते हुए आए, मतलब ये समझ लो आप लाइट की स्पीड से आ रहे हो और आके स्लो मोशन में चले गए, और वो भी स्लो मोशन कैसे, इस टाइल से लेके इस टाइल तक पहुंचने में आपको 100 साल लग गए, इतना स्लो है। समझ रहे हो? मतलब एक बात समझो, आप उस वहां से यहां तक पहुंच रहे हो, आप पहुंच रहे हो 10⁻⁻8 सेकंड में। कितना? 10⁻⁻8 सेकंड में। एक सेकंड भी नहीं लग रहा, बहुत कम टाइम लग रहा है। क्लियर? और यहां से इतना से चलना है, इतना से चलना है, इसमें लगा रहे हो 300 साल। इतना वेरी स्लो और इतना वेरी फास्ट प्रोसेस को एक साथ कंबाइन करना पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्लियर हुआ? एरोप्लेन आ रहा है ऐसे, अचानक से ब्रेक लगा, एरोप्लेन यूं खड़ा हो गया, पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। इट मींस आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस दोनों का कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब उसके अंदर आएगा हमारा एक कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल दो ही टाइप के प्रोसेस से मिलकर बन रहा है। क्लियर है? एक है एडियाबेटिक और एक आइसोथर्मल। तो वो मतलब हाइपोथेटिकल है। समझे नहीं समझे? ध्यान रखना, ये चीज का खास ध्यान रखना। अब ये नोट कर लो, मतलब फ्री एक्सपांशन एक टाइप का मिथ माना जा सकता है। नोट कर। बोल।